हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो अपन ने जो विद्युत रसायन का चैप्टर था उसमें एक जो क्लास अपनी हो चुकी थी उसमें मैंने बताया था आपको कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं और दो प्रकार के सेल बताए थे, एक तो विद्युत रासायनिक सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेलों का दूसरा नाम था गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। उसमें मैंने जो चीजें आपको बताई थी उसको आपको याद रखना था। उससे आगे आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब ये मान के चलो कि इस टॉपिक को आप समझ गए ना तो चैप्टर जो है ना उससे रिलेटेड कई सारी चीजें जो है आपको समझ में आ जाएगी और इसी तरीके से जो है ना अपन आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो इक्वेशन वगैरह कुछ अपन लिखेंगे यहाँ पर कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती, इस तरीके से मतलब कई चीजें देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे और बीच में कंटिन्यू मतलब आप बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, कंटिन्यू जो है वीडियो को देखना है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल होता है ना वो होता है डेनियल सेल। इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। सबसे पहली बात अभी मैंने आपको कहा कि डेनियल सेल कौन सा सेल है, एक विद्युत रासायनिक सेल। अब सबसे पहले इसकी परिभाषा लेते हैं कि डेनियल सेल की परिभाषा क्या होगी। तो डेनियल सेल की परिभाषा होगी कि कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक धातु, कॉपर और जिंक धातु तथा इनके लवणों से बना सेल, इनके जो लवण है उनसे बना सेल जो है वो क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल में डेनियल सेल कहलाता है। ठीक है। अब अगली जो बात है वो है कि जो विद्युत रासायनिक सेल थे उनमें मैंने जो चीजें बताई थी आपको उनको याद रखते हुए अपन यहाँ पर इसकी कार्यविधि के बारे में और इसमें जो रिएक्शन होती है उसके बारे में देखते हैं। तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी, इसमें दो लवण होंगे, एक तो कॉपर का और एक जिंक का, जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पर एक तो कॉपर सल्फेट और एक जिंक सल्फेट। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड जो अपन कई सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे अभी। एक होता है कि इस सेल का पोटेंशियल, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है या सेल विभव होता है, सेल विभव, ये भी अपन आगे चैप्टर में समझेंगे कि ये ई नोट का मतलब क्या है। अभी आपको मान के चलना है कि ये सेल विभव है जिसका मान कितना होता है डेनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट। ये भी अभी आपको पता नहीं है कि कैसे आया, लेकिन ये अपन मेजर करेंगे, पता लगाएंगे ये कि कैसे आया। अभी आप इसको याद रखो बस केवल इतना। अब ये दो इन्फॉर्मेशन से अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेनियल सेल के लिए क्या बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल होगा तो दो पात्र होंगे अपने पास। कितने? दो पात्र होंगे। इधर बनाता हूं मैं एक और, दो पात्र अपने पास होंगे। ध्यान से देखिए, एक बार डायग्राम भी पूछा हुआ आपसे एग्जाम के अंदर, तो इसके लिए करना क्या है, इसको देखो आप। एक जो पात्र है उसके अंदर कॉपर सल्फेट और एक में जिंक सल्फेट भरेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको पता कैसे लगेगा कि इनमें से किस पात्र के अंदर कॉपर सल्फेट भरेंगे, किस पात्र में जो है वो क्या भरेंगे, जिंक सल्फेट भरेंगे। तो क्या बताया था आपको कि अधिक क्रियाशील धातु का एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, अधिक क्रियाशील धातु का एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अगर इतना याद नहीं रहता तो आप केवल ये याद रखो, ये LOAN, ये ट्रिक है, मतलब इसकी ट्रिक है लोन। तो लोन का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर लोन में एल का मतलब है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब हुआ ये वाला, ठीक है, इस तरफ। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ए का मतलब एनोड और एन का मतलब है नेगेटिव। मतलब ये जो पात्र है इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यहाँ से सीधे पता लग जाएगा कि इधर क्या होगा, अब चयन होगा। इसमें अपन ने क्या कह दिया कि एनोड है, ठीक है, तो इस तरफ जो है ना वो क्या होगा, कैथोड होगा। चीजों को समझो, तुरंत याद हो जाएगा, आपको घर पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या लिखा है, नेगेटिव, तो ये माइनस, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेफ्ट वाला ये है ही ऑक्सीकरण हो गया, एनोड हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना अपन कौन सा विलेन भरेंगे, इसके अंदर कौन सा विलेन भरेंगे, तो जिंक सल्फेट, जिंक है ना अधिक क्रियाशील था इसलिए अपन यहाँ पर जो है ना इसके अंदर क्या भर देंगे, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन। और इधर जो भर देंगे ना वो भर देंगे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ठीक है, डायग्राम को आप देखते जाइए मैं कैसे बना रहा हूँ, तुरंत आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में जिस लवण को अपन ने इसमें भर रखा है उसी लवण जो है उसके अंदर उसी धातु का इलेक्ट्रोड लगाएंगे जिसका उसमें लवण भर रखा है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि ये जो छड़ बनाई है ना, छड़ ये वाली छड़ ये किसकी है, तो इसमें लवण कौन सा भरा हुआ है, जिंक सल्फेट का भरा हुआ है। इसका मतलब छड़ किसकी हो गई, जिंक की छड़ हो गई, जिसको अपन बोल सकते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। क्या बोल सकते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड। ऐसे ही इसमें जो है ना इसमें जो लवण भरा हुआ है वो किसका भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का। इसलिए जो छड़ है ना ये किसकी हो गई, कॉपर की। तो या तो ऐसे लिख दो कॉपर की छड़ या फिर ऐसे लिख दो कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड। उसके बाद में इनको जो है वो वैसे तो वोल्ट मीटर से जोड़ते हैं, बाकी अपन जो है यहाँ पर
इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी को डायरेक्ट भी कर सकते हो आप ऐसे, मतलब इस तरीके से कर सकते हो क्योंकि अपन यहाँ पर फ्लो देख रहे हैं कि धारा किधर जाएगी या फिर ये सब चीजों के बारे में देखेंगे यहाँ पर। अब देखो दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए मैंने इसमें बताया था एक माध्यम जिसका नाम था लवण सेतु। क्या नाम था? लवण सेतु। तो ये बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं उनमें दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने के लिए लवण सेतु की आवश्यकता होती है, और उस लवण सेतु जो है ना उसका निर्माण किया जाता है KCl और KNO3 से। याद रखना चाहिए, पूछा हुआ है क्वेश्चन ये कि लवण सेतु में जो लवण मतलब विद्युत रासायनिक सेलों में जो लवण सेतु बना होता है उसमें प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, या जो लवण सेतु है वो किसका बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो आप याद करो एक लाइन मैंने आपको बताई थी कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब अगर मैं इस तरफ तीर चलाऊं एक और एक ये वाली, तो ये वाली जो तीर है ये है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा हो गई है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा है। क्यों? क्योंकि एनोड मतलब जिंक एनोड की तरह कार्य कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से हटेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ग्रहण किए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत हमेशा होती है धारा की दिशा। तो ये हो गई विद्युत धारा। विद्युत धारा का प्रवाह इस तरफ होगा और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो इस तरफ होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से किधर हुआ? एनोड से कैथोड की ओर। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको इनको याद रखना है सब चीजों को। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर हुआ, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस तरफ हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? एनोड से कैथोड की ओर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह डैनियल सेल में किधर हुआ, तो आप एनोड कैथोड नहीं लिखेंगे, आप जो आंसर देंगे वो देंगे जिंक से कॉपर की ओर। एनोड और कैथोड तो कब लिखेंगे? जब अपन को सेल में ये नहीं दे रखा कि लवण कौन कौन से हैं, धातु कौन कौन सा है। यहाँ पे अपन को क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर धातु कौन सा है, जिंक और कॉपर। तो यहाँ पे याद रखना इसको कि अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह डैनियल सेल में पूछा है तो आप आंसर ये देंगे जिंक से कॉपर की ओर। दूसरी चीज देखते हैं आई का मतलब धारा का प्रवाह पूछे आपसे, इसका धारा का प्रवाह। तो बाकी सेलों के लिए तो क्या बोलेंगे? कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। लेकिन डैनियल सेल के लिए बोलेंगे तो Cu से जिंक की ओर। ठीक है, समझ गए इतनी बात। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ है ना वो थ्योरेटिकल है, मतलब आपसे से पूछे कि डैनियल सेल में ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कौन सा है, डैनियल सेल में ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो सबके सब लोग जो आंसर देंगे एनोड, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आंसर आपको एनोड और कैथोड तो तब देना होता है जब आपको ये नहीं पता कि लवण कौन सा है। यहाँ पे आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि लवण यहाँ पर कौन से हैं और छड़ किसकी काम में ले रहे हैं अपन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मतलब ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पूछेंगे तो आप एनोड आंसर नहीं देंगे, क्या आंसर देंगे? जिंक। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कौन है? जिंक है। धनावेशित इलेक्ट्रोड कौन है? कॉपर है। धनावेशित इलेक्ट्रोड कॉपर, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड जिंक। धारा का प्रवाह की दिशा पूछेंगे तो कॉपर से जिंक की ओर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा पूछेंगे तो जिंक से कॉपर की ओर। लेकिन अगर ऐसे पूछे ना इलेक्ट्रॉनों का वाहक कौन है या धारा का वाहक कौन है, तो धारा को लेके कौन जा रहा है? कॉपर लेके जा रहा है। तो धारा का वाहक इस सेल में कौन हुआ? कॉपर हुआ। ठीक है, और इस सेल में इलेक्ट्रॉनों का वाहक कौन हुआ? जिंक हुआ। तो पहली चीज हो गई डैनियल सेल किसे कहते हैं। दूसरी चीज डैनियल सेल का डायग्राम हो गया। फिर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब अपन रिएक्शन देखते हैं इसकी, कि इसमें जो रिएक्शन है ना वो किस तरीके से होती है। रिएक्शन भी एग्जाम में पूछी जाती है, और रिएक्शन को 3 भागों में बांटा हुआ है अपन ने। एक तो एनोड, एक कैथोड और एक संपूर्ण अभिक्रिया या पूर्ण अभिक्रिया। मैं से कह रहा हूं ये वाली अभिक्रिया आपको याद नहीं रखनी है। ये ऐसा क्यों? देखो आप एनोड और कैथोड की रिएक्शन याद करो बस केवल। अभी देखना इस चीज का आंसर आपको मिल जाएगा कि इसको मैं मना क्यों कर रहा हूं। तो सबसे पहले एनोड और कैथोड की रिएक्शन, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दे दिया, मतलब डैनियल सेल का नाम नहीं दिया, उसने रिएक्शन दे दी ऐसे Zn प्लस CuSO4 कन्वर्ट इनटू ZnSO4 प्लस Cu, ऐसे दे दिया। ये दे दिया और ऐसे पूछा कि इसकी एनोड, कैथोड और पूर्ण अभिक्रिया लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप इस रिएक्शन को जो है ना मैं बता रहा हूँ ना वैसे चेंज करो। इस रिएक्शन को ऐसे मत रखो, आप जो मैं बता रहा हूँ ऐसे, जैसे अब बता रहा हूँ ना उस तरीके से इसको आप आंसर में बदल लो, फिर आपका जो सोल्यूशन है वो जल्दी से आ जाएगा। अब देखो करना क्या होता है, अगर कोई अकेला परमाणु है तो उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये अकेला है और इधर ये अकेला है। यहाँ पे कॉपर पे +2 चार्ज है, इस पे -2 है, इस पे +2 और इस पे -2। तो आप इसमें ये देख लो कि चार्ज में परिवर्तन किसमें हो रहा है। जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको लिखना है और जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा उसको नहीं लिखना। ठीक है,
तो देखो जिंक किसमें चेंज हो रहा है, Zn2+ में, इसका मतलब जिंक को लिखना है। कॉपर में भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब कॉपर को भी लिखना है। लेकिन सल्फेट को देखो आप, सल्फेट को SO4 को चेंज हो रहा है क्या इसमें, कोई नहीं हो रहा। इसका मतलब आप इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखना सीख जाओ बस, फिर उसके बाद में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद में देखना कितनी जल्दी आंसर आएगा इनका। ये रिएक्शन है उसमें आप देखो जिंक Zn2+ में चेंज हो रहा है, कहां पर, एनोड पर। तो आप कुछ भी दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे लिख दो Zn कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2+ में। अब ये 2+ में चेंज कब हो सकता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे, इसका मतलब आप इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। उसके बाद में इस तरफ कौन है, Cu2+, ये हो गया Cu2+। ये Cu में कब चेंज हो सकता है, जब इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, क्या हो जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाए, तो ये हो गया। अब मैंने इसके लिए मना किया था आपको, और अभी भी मना कर रहा हूं, क्यों, ये देखो अब इन दोनों विक्रियाओं में कॉमन देखो आप, कॉमन क्या कॉमन आ रहा है, दोनों रिएक्शन में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉमन आ रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब इनको कैंसिल कर दो। तो जो कॉमन आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसे कैंसिल कर दिया, इसका मतलब इधर तो क्या बच गया, Zn, आगे क्या बचा, इस वाले में कौन बचा, Cu2+, इसमें क्या बच गया, Zn2+ और Cu। तो ये अपने पास क्या हो गई, इसकी पूर्ण विक्रिया हो गई। अपन को याद करने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, अपन को इसको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि आप है ना ऐसी रिएक्शन दे रखी, उसको इसमें चेंज कर लो, फिर उसके बाद में इस तरीके से परिवर्तित कर दो। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें ये रिएक्शन नहीं दे रखी होगी तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल ही है। यही से समझ में आ रहा है कि जिंक किसकी तरह कार्य कर रहा था, एनोड की तरह। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होता है तो जिंक Zn2+ में बदलता है 2 इलेक्ट्रॉन देकर। यहीं से भी समझ में आ रही थी बात, ठीक है। और कॉपर में क्या हो रहा था, अब चेंज हो रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रेड करेगा, ग्रेड करेगा तो इसके ऊपर पहले से चार्ज होना जरूरी है, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। काट देंगे इसको, ये अपने पास अभी आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है एग्जामिनर 3 कंडीशन देता है, कुछ जो है कंडीशन जो है ना वो कौन कौन सी है यहाँ पर, वो ये है कि एक तो बाह्य विद्युत वाहक बल E बाह्य इज ग्रेटर देन इज लेस देन 1.1 वोल्ट। दूसरा जो होता है ना, इस चीज को समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक ऐसे है और एक E बाह्य बराबर 1.1 वोल्ट। मतलब ये 12th क्लास में तो नहीं पूछा जाता आपसे, लेकिन आपको ऐसे पूछ सकते हैं, कंपटीशन में पूछ सकते हैं। कैसे, एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कंपटीशन में कि विद्युत रासायनिक सेल को विद्युत अपघटनी सेल में कब बदला जा सकता है। सुनाई दे रहा है आपको, विद्युत रासायनिक सेल को विद्युत अपघटनी सेल में कब परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से उल्टा बता रहा हूँ इसको, ये लिखा हुआ है E बाह्य बराबर 1.1 वोल्ट। इसका मतलब जो बाह्य विद्युत वाहक बल है वो सेल के विद्युत वाहक बल के क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि न तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, न तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। और दोनों काम जब नहीं होंगे तो ना तो ऑक्सीकरण होगा नहीं अपचयन होगा। तो तीनों काम नहीं होंगे, कौन कौन से, जब बाह्य विद्युत वाहक बल का मान या बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट, मतलब डेनियल सेल के विद्युत वाहक बल की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सेल विभव के बराबर हो जाए। तो उस स्थिति में अपन क्या बोलेंगे कि दोनों बराबर हो गए, तो सेल में न तो धारा का प्रवाह होगा, न ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, और न ही सेल में कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों में से देखो, इसमें अपन को कंफ्यूजन रहता है कि ये जो अपन ने ये जो किया है इतना सिस्टम, वो इनमें से पहली कंडीशन में हुआ है कि सेकंड कंडीशन में हुआ है। इसके लिए मैं अपना को एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि डेनियल सेल का जो सेल विभव है वो 1.1 वोल्ट है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि जैसे आप 12th क्लास में आए तो आपने टारगेट डिसाइड करा कोई, जैसे मैं 90% बनाना चाहता हूँ, 95 बनाना चाहता हूँ, या 80% बनाना चाहता हूँ, कुछ भी, मतलब आपने टारगेट डिसाइड किया। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं आप, भाई जो टारगेट आपको दिया गया है उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए मेहनत करोगे ना आप। इसका मतलब आप कब तक मेहनत करोगे, जब तक वो टारगेट हमें नहीं मिल जाता। तो देखो टारगेट अपने पास ये था, इसका मतलब क्या हुआ, इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें तो क्या हुआ, टारगेट से ज्यादा हो गया ये, मतलब टारगेट तो अपना ये था, उससे ज्यादा हो गया ये, ठीक है। तो ये जो सब कंडीशन है ना, सब कंडीशन वो इस पहले वाले में हो रही है। मतलब ये तो अपन ने किया है ना, एनोड पे जिंक जा रहा है, कैथोड पे ये हो रहा है, धारा का प्रवाह इस तरीके से हो रहा है, ये सब कुछ कौन सी कंडीशन में है कि जब सेल विभव जो है ना वो बाह्य विभव जो है ना उससे क्या हो, कम हो। ये सेल विभव बाह्य विभव से क्या हो, कम, मतलब ये वाला कम है, ये ज्यादा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि टारगेट है ना, टारगेट उसको देखना है आपको
आपके पास टारगेट ये था। अब अगर इसमें से देखा जाए, इसमें से तो ये क्या हो गया ज्यादा। तो ये कंडीशन ऐसी है कि जब जो विद्युत रासायनिक सेल है वो विद्युत अपघटनी सेल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि बाह्य विद्युत भाग बल का मान 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो उस स्थिति में धारा किधर प्रवाहित होगी, तो आप इसका उल्टा बोल देना। अभी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव रहता है इधर से इधर, अब किसका हो जाएगा धारा का। ऐसे इसमें अब किसका हो रहा है धारा का, फिर किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। एनोड और कैथोड भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस केस में कुछ भी नहीं होगा। टारगेट से ज्यादा अगर आपके पास विभव दे रखा है तो विपरीत अभिक्रिया होने लग जाएगी, विपरीत, ठीक है। और अगर ये है तो इसका मतलब जो अपन ने कहा है उस तरीके से रिएक्शन होगी। तो शायद आपको जो चीजें मैंने बताई है वो सब समझ में आ गई होगी। इन चीजों को जो है आप रिवाइज कीजिए और वीडियो जो है ना उसको आप आराम से देखिए। बीच बीच के अंदर आपको अगर कहीं नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो रोक के आप इसको है ना देख सकते हैं। तो देखो मैंने आपको चीजें बताई है यहाँ पर कि विद्युत रासायनिक सेल जो है उसका एक मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल था डेनियल सेल, जो कॉपर और जिंक और उसके लवणों से मिलकर बना होता है। उसके विभव मैंने बता दिया, आपको यहाँ पे डायग्राम बताया गया है। इस डायग्राम को मैंने बना के बताया आपको कि इस तरीके से अपन इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बताया था मैं आपको यहाँ पर, वो कौन सा है, वो है कि जैसे जिंक सल्फेट के पात्र में जिंक की छड़ लगाई है और कॉपर सल्फेट के पात्र में कॉपर की छड़ लगाई है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा। मतलब अगर आया हुआ है क्वेश्चन, ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है ऐसे कि किसी जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं, नहीं रख सकते। जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है। तो अपन देख रहे थे कि जैसे समान जैसे जो लवण है उसी की छड़ लगा रहे हैं, तब तो अपन को समझ में आ रही है बात। लेकिन इसका उल्टा कर दिया जाए तो कब रख सकते हैं और कब नहीं रख सकते, बहुत ध्यान से सुनो आप, ठीक है। तो देखो कॉपर सल्फेट इसके अंदर भरा हुआ है, अगर ये छड़ जिंक की होती, ये छड़ जिंक की होती तो इसके अंदर अपन जिंक की छड़ को नहीं रख सकते हैं। समझ गए क्यों? क्योंकि छड़ है ना अधिक क्रियाशील होगी, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगी। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ नहीं लगा सकते हैं, नहीं। लेकिन इसमें है ना, इसमें अगर ये छड़ कॉपर की हो तो कॉपर तो कम क्रियाशील है, लवण में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो आप एक सीधी लाइन याद रखो कि अगर अधिक क्रियाशील धातु की छड़ को कम क्रियाशील धातु युक्त लवण में अगर लगाया जाता है तो नहीं लगा सकते हैं। ये कम क्रियाशील है और जिंक की छड़ ज्यादा क्रियाशील थी तो नहीं लगा सकते, और अगर इसका उल्टा हो तो लगा सकते हैं। ये चीजें आपको सारी समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ये क्लास के अंदर मेंटेन रहे और बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, बाकी लोगों को मोटिवेट कीजिए और वीडियो है ना उसको कंप्लीट देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।